नमस्कार, मैं वैष्णव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स की ड्यूटी पे आईएमए की रिपोर्ट आ गई है। ये बड़ी अपडेट, जहां रात में ड्यूटी से डरते हैं डॉक्टर। ये आईएमए की रिपोर्ट कह रही है कि रात में ड्यूटी करने से डॉक्टर्स डरते हैं। लगभग 82% डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं रात की ड्यूटी में। इनमें ज्यादातर डॉक्टर महिलाएं शामिल हैं। ज्यादातर इसमें महिलाएं डॉक्टर शामिल हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। ये बड़ी अपडेट आईएमए की तरफ से। आपको बता दें कि आईएमए की रिपोर्ट आई है जिसमें महिलाएं डॉक्टर रात में ड्यूटी करने से डरती हैं। ये बड़ी अपडेट जिसमें 85% डॉक्टरों की संख्या, बता दें कि 82% डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि डॉक्टर्स का कहना है कि हमें अपने साथ हथियार भी रखने की जरूरत पड़ती है। ये बड़ी अपडेट। बता दें कि कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से हादसे के बाद हुई जघन्य हत्या के बाद आईएमए ने सर्वे कराया और सर्वे में आईएमए की रिपोर्ट आई जिसमें बताया कि 82% डॉक्टर रात में ड्यूटी करने से खतरा महसूस करते हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, आईएमए की रिपोर्ट आई है और बड़ा खुलासा हुआ है इसमें कि डॉक्टर्स जो दूसरों को जीवन दान देते हैं वो खुद रात की ड्यूटी करने से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपको, बताइए। शहबाज, आवाज आ रही है? जी शहबाज, बताइए कि डॉक्टर्स अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आईएमए की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए अर्चना, एक अहम रिपोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो आज आई है उसमें ये बताया गया है कि देश भर में जितने भी डॉक्टर्स हैं उसका लगभग 82% डॉक्टर्स जिन्होंने ये सुरक्षा का कारण और सुरक्षा का हवाला दिया है कि सुरक्षित वो महसूस नहीं करते हैं अपने प्रेमिसेस में और जहां पर भी वो ड्यूटी करते हैं। और खासकर रात की ड्यूटी के वक्त डॉक्टर्स ने अपनी सुरक्षा को लेकर जो है खेद जताया है और उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। ऐसे में उन्होंने ये भी बताया है कि उनको हथियार की भी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि अस्पताल एक बहुत बड़ा परिसर होता है। आपको पता है जिस तरीके से जहां पर ये कोलकाता की घटना हुई, चाहे ये एसआर कॉलेज हो या फिर और भी जितने भी हॉस्पिटल हैं जहां पर भी अस्पताल का परिसर बड़ा होता है, कई जगह देखा गया है कि कई अस्पताल परिसर में अंधेरा भी पाया जाता है। कई ब्लॉक्स ऐसे, कई ब्लॉकों में बटा होता है अस्पताल। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स वर्क करती हैं, जो महिला डॉक्टर वर्क करती हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। जो रिपोर्ट सामने आई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेह खड़ा कर रही है। जी शहबाज, डॉक्टरों की रिपोर्ट से ये पता चला है कि उन्हें ना अटैच बाथरूम दिया जाता है, ना उचित लाइट की व्यवस्था होती है। यहाँ तक जो ड्यूटी रूम उन्हें अलॉट किया जाता है वो भी उन्हें सेफ महसूस नहीं करता। तो क्या कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े करती है डॉक्टरों को लेकर? जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो महिला डॉक्टर हैं उनके लिए जो व्यवस्था अस्पताल की तरफ से की जानी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से इंतजाम उन कर्मचारियों को, जो महिला डॉक्टर्स को अस्पताल में कहीं ना कहीं उससे महरूम रखा जा रहा है। और जैसे कि अस्पताल परिसर में जो बने होते हैं, चाहे वो बाथरूम कह लीजिए या फिर चेंजिंग रूम कह लीजिए, वहाँ पर सीसीटीवी ना होना, क्योंकि जहाँ उस तरफ जो परिसर बने होते हैं कई जगह ऐसा देखा गया है कि सीसीटीवी नहीं है, तो वहां जाने से भी महिला डॉक्टर कतराती हैं। क्योंकि अभी कोलकाता की जो घटना देखी गई इसमें सीसीटीवी ने एक बड़ा अहम रोल निभाया है आरोपी को पकड़ने में। जो मुख्य आरोपी जो संजय रॉय था वो सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर ही पकड़ा गया, क्योंकि जब वो परिसर के अंदर दाखिल हो रहा था तब उसका ब्लूटूथ दाहिने कान में देखा गया था और जब वो परिसर से बाहर आया था तो जो उसका ब्लूटूथ और नेक बैंड वाला था वो गायब पाया गया था। और वो ठीक घटना स्थल
पर मिला था। ऐसे में सीसीटीवी की मांग जो है वो डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स की तरफ से लगातार की जा रही है कि अस्पताल परिसर में जहां भी सीसीटीवी नहीं है वहां सीसीटीवी लगाए जाएं और जो भी सीसीटीवी खराब है उनको दुरुस्त किया जाए। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला किया है कि जिन अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं वहां पर कैमरों की सुविधा की जाए और जो कैमरे खराब हैं उनको दुरुस्त किए जाएं। जी अर्चना। शहबाज, सरकार की तरफ से ये हवाला दिया गया है कि अब सुरक्षा पे उचित ध्यान दिया जाएगा, लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि जब भी ऐसी घटनाएं आती हैं सरकार की तरफ से नए नए निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन फिर ये सिर्फ लिखा पढ़ी में होता है, फिर सारी चीजें वैसी जाती हैं और इसी तरह की कोई बड़ी घटना घट जाती है। तो क्या लगता है कि इस बार सरकार गंभीर रूप से इस पे ध्यान देगी कि बाकी अभी तक जैसे चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा? देखिए बिल्कुल अर्चना, आपको बताएं कि देश की महामहिम यानी कि राष्ट्रपति ने भी एक बड़ी बात कही थी कि हम लोगों के अंदर आदत यह है कि घटना को भूल जाने की। खासकर उन्होंने इस घटना का एक आधार रखकर ये बयान जारी किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया। यानी कि रेप जैसे इतने जघन्य कांड को लेकर एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो लोगों में भय पैदा करे। और जो रेजिडेंट डॉक्टर जो सड़कों पर उतरे थे उन्होंने भी ये कहा था कि अगर कानून अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं इसका मतलब हमारे कानून में उतनी ताकत नहीं है। यानी जो मामले कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। सरकार सख्त है, योगी गवर्नमेंट सख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं जो हैं वो लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, और भी अलग अलग राज्यों से लगातार रेप की जो घटनाएं हैं वो हर राज्य में कहीं ना कहीं बराबरी के तौर पर आती रहती हैं। ऐसे में ये गंभीर सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। ये वजह इसके पीछे ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अगर देश की राष्ट्रपति जो हैं वो ऐसा कहती हैं कि अब बस बहुत हो गया, यानी कि इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं उनको भी काफी दुख है और पूरा देश जो है इस घटना से काफी दुखी है। जी शहबाज, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि एक डॉक्टर को न्याय दिलाने की जगह अब ये जो पूरा मामला है ये राजनीतिकरण का रूप लेता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, पहले दिन से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सियासत का जो दौर है वो लगातार शुरू हो जाता है। वैसे भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनाम बीजेपी देखने को मिलता रहता है, और जैसे कि चुनाव के वक्त स्थिति होती है जब टीएमसी समर्थक और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही कुछ स्थिति इस वक्त बंगाल में देखने को मिल रही है। टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आती हैं। खुद वहां की स्वास्थ्य विभाग संभालती हैं, गृह मंत्रालय देखती है और मुख्यमंत्री भी है, यानी कि 3 अहम मंत्रालय उनके पास हैं, मुख्यमंत्री समेत। उसके बावजूद भी अगर आप कानून व्यवस्था ना संभाल पाए तो एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर भी खड़ा होता है। और लगातार इस बात पर अगर सियासत की बात की जाए तो सियासत पहले दिन से चालू है। जी शहबाज, लेकिन क्या लगता है 12 साल पहले जब निर्भया का कांड हुआ था उस समय भी काफी हंगामा मचा था देश में, काफी राजनीतिकरण किया गया था उस समय भी। फिर उसके बाद कुछ कानून लाए गए कि शाम के वक्त महिलाओं की शिफ्ट नहीं लगेगी, लेकिन ये जो कानून लाए गए सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे, क्योंकि कई ऐसे विभाग हैं जहां रात में ही ड्यूटी लगती है, जैसे ही अभी नया उदाहरण देखा गया डॉक्टर्स का। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार किस तरीके के कदम उठा सकती है? देखिए, रात की ड्यूटी महिला की अगर बात की जाए तो ये आदेश सरकार की तरफ से निर्भया कांड जब हुआ था उसके बाद ये पारित किया गया था, ये आदेश दिया गया था, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हो चाहे वो सरकारी में तो टाइमिंग है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स के लिए दिल्ली खासकर नोएडा वगैरह के लिए ये आदेश दिया गया था कि घर में अगर रात के 8 बजे के बाद अगर कोई महिला जाती है तो उसकी ऑफिस पूरी जिम्मेदारी लेगा, या जिस कार्यालय में वो काम करती है उसको घर छुड़ाने की जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन कई आकस्मिक सेवाएं जो चलती हैं जिसमें हेल्थ सेक्टर भी आता है, उस सेक्टर में महिलाओं की रात में भी ड्यूटी लगती है, और जिस अस्पताल की ये घटना है उस देर रात ये घटना घटी थी। ऐसे में रात में ड्यूटी करने वाली महिलाओं को लेकर सुरक्षा का एक डर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक बड़ा एसोसिएशन है और उनकी तरफ से ये डर जाहिर किया गया। वहां पर जितनी भी महिलाएं हैं उनसे बातचीत की गई, जिसमें ये सामने आ रहा है कि 82% लोगों का ये कहना है कि वो रात में ड्यूटी करने से कहीं ना कहीं कतरा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोलकाता में ना सिर्फ रेप हुआ बल्कि एक जघन्य कांड एक महिला के साथ किया गया। जब वहां लड़की के माता पिता पहुंचते हैं तो वो अपनी बेटी को
अपनी आंखों से देख नहीं पाए, क्योंकि ऐसी हालत थी उस वक्त उस बेटी की, उस बिटिया की। और आज वही माँ बाप इंसाफ की दरकार है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा। सियासत हो रही है, लेकिन इंसाफ के लिए अभी भी जद्दोजहद जारी है। जी शहबाज, क्या लगता है कि आईएमए की ये जो रिपोर्ट आई है कि रात में डॉक्टर्स ड्यूटी करने के लिए अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें हथियार रखने की जरूरत पड़ती है, क्या लगता है आपको कि ऐसे में क्या कदम उठाएगी सरकार? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सजग दिखाई दे रही है, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस मामले को पूरी तरीके से उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद महाराष्ट्र की रैली में ये बोला था कि महिलाओं के साथ अगर इस तरीके का पूरे देश में, उन्होंने सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं कही, उन्होंने पूरे देश का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर पूरे देश में इस तरह की घटना कहीं होती है तो इंसाफ होना चाहिए। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अपने वर्क प्लेस पे ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं लोग, तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं बड़ा कदम तो उठाना चाहिए। क्या कहना है इसका आपके बारे में? जी बिल्कुल, अगर एक महिला अपने वर्क प्लेस पर सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है, और यही महिला डॉक्टर्स का कहना है। क्योंकि देखिए, अस्पतालों में कई कर्मचारी काम करते हैं, निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक हर तरीके का आदमी अस्पताल में कार्य करता है, चाहे वो गार्ड हो और चाहे सफाई कर्मी हो। ऐसे में अस्पतालों में जो महिलाएं हैं उनको डर ज्यादा हो जाता है। और जिस अभी जो घटना हुई है वो भी एक सुरक्षा कर्मी ने ही की थी, जो वहां की चौकी के अंदर काम करता था, कार्यरत था। तो ऐसे में महिलाओं के अंदर काफी डर है, और आईएमए की एक रिपोर्ट है और जिस पर जो चर्चा का विषय बन चुकी है। जी शहबाज, लेकिन इन सब चीजों के बीच न्याय कहाँ है? उस महिला के साथ जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, उसके ऊपर का वो न्याय कहाँ है? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। देखिए, ये जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था और हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते ही इस पर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। पश्चिम बंगाल की जो हाईकोर्ट है उसने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने कुल अभी तक 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया है, जिसमें मुख्य आरोपी समेत कई और लोग शामिल हैं, पूर्व प्रिंसिपल भी शामिल हैं, जिनका संदीप घोष। तो ऐसे में सीबीआई की जांच एक तरफ चल रही है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि इससे पहले भी सीबीआई की जांच कई और मामलों में हुई है, लेकिन वो सब बेनतीजा रही है। यानी कि इस वक्त हर आदमी, हर व्यक्ति इस रेप कांड को लेकर सजग दिखाई दे रहा है और ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इंसाफ होना चाहिए, ना कि सियासत। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बड़ा हमला किया है। अखिलेश यादव ने अयोध्या जमीन मामले में अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी भू जमीन पार्टी है। बीजेपी ने पहले अयोध्या की जमीन को अपनों को सस्ते दामों में खरीदवाया और फिर सर्किल रेट बढ़ाकर मुनाफा कमाया। बीजेपी का इस लालच ने अयोध्या को भी नहीं छोड़ा, तो देश के दूसरे हिस्सों का क्या हाल होगा? ये अपडेट आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए ये इल्जाम लगाया है कि भाजपा भू जमीन करती है। बता दें कि अयोध्या मामले में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अयोध्या की जमीन को पहले सस्ते दामों पे अपने लोगों से खरीदवाया, फिर उसके बाद उन्हीं से महंगे दामों में उनका सर्किट कलर किया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है भाजपा पे। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, फिर अखिलेश यादव का पलटवार आता है। क्या कुछ कहना है इसके बारे में, बताइए। सियासत में बयानबाजियों का दौर जारी है और आज अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपाइयों ने सस्ते में अपनों को खरीदवाया और जब बेच कर निकलने का समय तो भाजपा सरकार ने सर्किट रेट बढ़ाने का प्रबंध कराया। भाजपा ने जो है सर्किट रेट बढ़ाने का प्रबंध कराया, ऐसा अखिलेश यादव जो है भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। और अयोध्या को लेके अखिलेश यादव ने तमाम बातें कही कि अयोध्या की जो भूमि है उस पर सौदेबाजी और मुनाफाखोरी का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अयोध्या इसका शिकार हुई है। अयोध्या की जनता ने पहले ही इसको जान गई थी और अयोध्या से भावनात्मक
लगाव बिल्कुल भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। ये तमाम बातें आज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कही और कहा कि भाजपाई लालच ने जब अयोध्या को नहीं छोड़ा तो बाकी देश का क्या हाल करेंगे, ये कहने की बात है। देखिए, लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव भी भाजपा पर हमलावर है और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी समाजवादी पार्टी को कुछ भी कहने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कल कहा था लाल टोपी काले कारनामे वाली बात कहा था, इसके पहले वो तमाम अन्य बातें कह चुके हैं और नवाब ब्रांड तक की बात सीएम योगी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए की है। तो देखिए, लगातार दोनों ओर से वार पलटवार का दौर जारी है और उसी के बीच जब अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पे अयोध्या मामले को लेके पलटवार किया जी। अभिनव, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तभी से भाजपा और सपा के बीच अयोध्या भी बीच में कहीं ना कहीं टिकी हुई है। जब भी चुनाव के मामले आ रहे हैं बीच में अयोध्या ही आ रहा है। उसी का फायदा उठाते हुए अब सपा मुखिया ने अयोध्या की जमीन को लेकर अयोध्या के लोगों को इसमें अपने खाते में लाने की कोशिश की। क्या लगता है कि इनका ये जो बयान आया है भू माफिया को लेकर कि भाजपा भू जमीन करती है, इसका आने वाले उपचुनाव पे नतीजा पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट में उपचुनाव होना, इसके अलावा अयोध्या से सटे जिले अम्बेडकर नगर की कटहरी में चुनाव होना, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो लगातार देखिए, जो दोनों पार्टियां एक दूसरे पे हमला कर रही हैं, इसका बिल्कुल आने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो है देखना पड़ सकता है प्रभाव। जी जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज अपने बेटे संग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी खुद असम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। चंपई दोपहर 3 बजे रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा में शामिल होंगे। वहीं चंपई सोरेन पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा भी वहां पे मौजूद रहेंगे। बता दें कि ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आज चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होंगे। आज दोपहर 3 बजे चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने के लिए कार्यक्रम में जाएंगे, जहां पे वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन के करीबी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आज भाजपा में शामिल हो जाएंगे। चंपई सोरेन ने हाल ही में अपने जीएमएम से नाता तोड़ दिया था। हाल ही में अमित शाह से मुलाकात के बाद असम के सीएम हेमंत शर्मा ने जानकारी दी थी कि वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे, जिसके बाद चंपई सोरेन ने बीजेपी का रुख करने की वजह बताई थी और जेएमएम से इस्तीफा दे दिया। चंपई ने अपने इस्तीफे में उन्हें शिबू सोरेन को लेकर लिखा था कि पार्टी रास्ते से भटक चुकी है। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि जेएमएम से इस्तीफा देना पड़ेगा। सीएम पद से हटाए जाने के बाद जब चंपई सोरेन ने अपने सारे पत्ते खुलकर स्पष्ट किए, तब हेमंत सोरेन कैंप की तरफ से आए पहले रिएक्शन में कहा गया कि हमारे लिए बड़ी खबर है, क्योंकि चंपई सोरेन अब एक्सपोज हो चुके हैं और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो हमारे लिए कठिनाई होगी, क्योंकि वो जेएमएम के वोट शेयर में सेंध लगा सकते हैं। जिसके बाद अब यह खबर आई है कि आज दोपहर 3 बजे वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।